अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अहम मामलात हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और दरिया सिंध पर बनने वाली 6 कनाल बनाने वाली तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और इस बारे में कई अहम रहनुमाओं के जो बयानात थे वो भी आए। सियासी जमातों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मनसूबों के खिलाफ करारदादें जमा कराने का फैसला किया इस कॉन्फ्रेंस में, जबकि सियासी जमातों ने मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फैसला किया। JUIF के रहनुमा राशिद सुमरो ने तस्दीक की कि जमीयत उलमा इस्लाम मजीद कनाल बनाने की मुखालफत करेगी, सियासी मामलात को पसे पुश डालकर सूबे के हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का ये कहना था कि पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत पुराना है, कई दफा मुआहदे तय पा गए लेकिन उन मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है, किसी को एक कतरा भी पानी ले जाने नहीं देंगे और पीपल्स पार्टी किसी सूरत कालाबाग डैम नहीं बनने देगी। जबकि एक और अहम खबर यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत ने कराची मार्बल सिटी के क़याम को अमली जामा पहना दिया है। एक अहम मामला है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ और करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे पुल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया क्योंकि कराची के शहरी इन तमाम मसाइल का शिकार है और इस पर बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से और उस पर अमली इकदाम उठाने का कहा जा रहा है, हिदायत जारी की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास हुआ और निसार खोड़ो साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया ऑडिट रिपोर्ट ना होने के बायस। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद है, मेरा पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपको करवा दूं। नदीम आवान साहब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, जबकि राशिद महमूद सुमरो साहब JUIF के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे ऑन कॉल। यूनुस बुनेरी साहब अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनके भी व्यूज हम जानेंगे। पहले मैं बात करना चाहूंगी नदीम आवान साहब से, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम आवान साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। नदीम आवान साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, आप भी वहां पर मौजूद थे। कैसी रही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? जिन पार्टीज को दावत दी गई थी, जाहिर है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी तो सभी वहां पर मौजूद होंगे। जी, इस मौजू के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था और सिंध की तमाम ही जमातों को जो सियासी हैं उनको इस पे दावत दी गई थी। सिंध की कौम परस्त जमातें भी थी, मजहबी जमातें भी थी और खुश आइंद बात यह थी कि यहाँ पे स्टेक होल्डर जो इस वक्त हुक्मरान हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बशीर मेमन साहब मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी निसार खोड़ो साहब मौजूद थे और ख़ुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जितने भी लोग थे तवील गुफ्तगू हुई, हर एक ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। हर एक की एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि सिंध जो है, दरियाए सिंध, ये कोई एक दरिया नहीं है, बहुत सारे दरियाओं का मजमुआ है। 2 या 3 पार्टीज थी ना, बाकी की पार्टियां तो बहुत सारी थी। PTI ने तो बाइकआउट किया था। हाँ, PTI वहां पे मौजूद नहीं थी, या मुमकिन है कि कुछ और पार्टियां भी वहां पर किसी वजह से ना आ सकी हों, मगर जो पार्टियां वहां पर मौजूद थी उन पार्टियों ने वाज़े तौर पे एक बात की कि दरियाए सिंध जो है उसका जो पानी है उसके हवाले से जो अरसा की तरामीम इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है या उसकी जो बात सामने आ रही है या फिर जो 6 कैनाल बनाने की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले इस पानी के ऊपर सिंध का हक है। सिंधु दरिया जो है किसी एक दरिया का नाम नहीं है, बहुत सारे दरिया जो है, मुख्तलिफ नाले इसके अंदर और मुख्तलिफ चश्मे इसके अंदर शामिल होते हैं। ये बल्तिस्तान से निकलता है और ये सिंध कराची तक, यहाँ अपना सिंध तक आता है। तो जिन सूबों से ये गुजरता है वहां से गुजरने के बावजूद जो हक सिंध का बनता है वो इसको देना चाहिए। अब ये जो बात अगर ये कहा जा रहा है कि चोलिस्तान को इससे सैराब करेंगे, उसकी बंजर जमीन को आबाद करेंगे, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप चोलिस्तान को आबाद करना चाहते हैं, मगर ये कहाँ का हक है कि आप सिंध की जो जरखेज जमीन है, जो आबाद जमीन है, उसको बंजर करके चोलिस्तान को आबाद करने की बात करें। वहां पर आबादी कितनी है और वहां के मामलात कितने हैं। फिर दूसरी बात यह है कि मुसद्दिक मलिक साहब ने जब ये बात की कि हम इसका जो पानी है वो इजाफी नहीं रोकेंगे, हम अपने हिस्से का पानी इसमें देंगे, या जो सैलाबी सूरत हाल होगी, तो इसके अंदर ये बात आई कि सैलाबी सूरत हाल कितनी होगी। और ठीक है,
ठीक है, ये तो आपने बात कही, चोलिस्तान को सैराब करने की बात की जा रही है, तो चोलिस्तान भी तो पाकिस्तान का ही है ना इलाका? कोई इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं। मैंने इब्तिदा में कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर चोलिस्तान को भी सैराब किया जाए, उधर राजस्थान को हिंदुस्तान ने किया है, मगर क्या सिंध की जो ज़रख़ेज़ सरजमीन है इसको बंजर करके ही करना है? अगर तो आप यहाँ की जो ज़मीन है, जितनी एकड़ ज़मीनों के ऊपर ज़राअत काश्त होती है या जो सिंध का पानी है, उसके अलावा कोई हल निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर जिन लोगों का हक बनता है, अच्छा ये अरसा के अंदर ये चीज़ पहले से तय है कि जब तक सूबे इत्तफाक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसका कोई फैसला नहीं कर सकते। तो सिंध का तो ये हक बनता है कि पानी, दुनिया में ये असूल है कि दरिया का जो इख्तिताम जहाँ पर होता है पहला हक उनका है। ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि डैम बनना, खासतौर पे बड़े डैम बनना पाकिस्तान की जरूरत है। एक ले दे के तरबेला, मंगला, इन पे कब तक हम इसको वो करेंगे? और तरबेला भी अब तो आधा, तो उसमें भल सफाई नहीं होती उसकी, तो वो तो आधा का आधा ही रह गया। अब तो वहां भी पानी की स्टोरेज इतनी नहीं है, तो सिंध के लिए भी तो जरूरी है कि डैम बनाया जाए। अच्छा देखें, इसमें दो बातें हैं। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सूबाई सदर फैसल नदीम साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बात की कि पानी जिंदगी है और पानी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। सिंध के अंदर भी पानी होगा तो ये सिंध भी जो है ना जरखेज होगा, पंजाब में भी पानी होगा तो पंजाब भी जरखेज होगा। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 1 एकड़ जमीन भी सिंध की बंजर करके आप जो है इसका पानी रोक के कहीं और लेकर जाएं। मगर एक और हकीकत की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा कि जो पानी आ रहा था उसको बगलेहार डैम बना के, कशन गंगा डैम बना के हिंदुस्तान ने जो रोक दिया, वो दरिया सिंध का पानी तो था जो टनल्स बना के मूव कर दिया गया। पानी के पर जो भी डाका मारेगा, और अगर यहाँ पे सूबे जो अकाई हैं उनको लड़ाने की बात नहीं है, अगर पाकिस्तान के पानी के ऊपर हिंदुस्तान भी डाका मारेगा तो हमें आलमी अदालत इंसाफ की तरफ जाना चाहिए, हमें अपना हक मांगना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो सिर्फ ये मसला नहीं है कि सिंध का पानी 6 कैनाल बना के इस तरफ मूव किया जा रहा है, हमें अपनी कंपेन को पूरे पानी की तरफ चलाना चाहिए। ये पाकिस्तान का हक है, सिंध का हक है कि ये दरिया सिंध का जो पानी है जो पीछे रोका जा रहा है ये भी ना रोका जाए। तो आपकी गवर्नमेंट, आप बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया भी करता है कोई पानी के ऊपर रोक लगाता है तो उससे भी बात करनी चाहिए। ठीक है, पूरा रावी खुश्क हो गया सर जी, भेज दिए, दरिया भेज दिए हमने अपने दरिया जो थे, रावी था, सतलज था, ब्यास था, ये जो पानी यहाँ आया करता था, पंजाब को कहा जाता था 5 दरियाओं की जो सरजमीन, 5 दरियाओं की सरजमीन जो है अब रावी नाला बन गया है, उसके ऊपर सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया। वहां से अगर कभी गुजरना हो तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि ये कभी दरिया हुआ करता था, अब इसको दरिया नहीं कहा जा सकता, बल्कि दरिया की जमीन के ऊपर तो हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी गई है कि अब यहाँ पे प्लॉट कटिंग होगी और उसके बाद जो है ना आपको यहाँ रिंग रोड के साथ यहाँ प्लॉट मिल जाएंगे। तो क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? हम तो आवाज उठाते हैं। अच्छा। हमने माजी में भी इसके ऊपर क्या हल क्या निकला? देखें, बात यह है कि हम अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी आवाज उठाते हैं। ये जो एपीसी थी इसके अंदर भी हमारी शिरकत इस वजह से थी कि मसला पानी का है और हमने यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब यहाँ पे मौजूद थे, दीगर जमातों की क्यादत यहाँ पर मौजूद थी, वो हुक्मरान जमातें जो इस वक्त वफाक में बैठी हुई हैं, हमने उनसे मुतालबा किया कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मसला है, आप वफाक में हैं, आप किसी एक सूबे के लिए नहीं। कितने लोगों ने आपके साथ आवाज मिलाई? देखें, इसमें तो हमने एलामिया के अंदर भी इस बात को शामिल किया और राशिद महमूद सोमरो साहब ने भी और बाकी ने भी इस बात पे इत्तफाक की कि ये बात दुरुस्त है। चूंकि ये एपीसी इस वक्त 6 कैनाल के हवाले से बात थी, अरसा के हवाले से मामला था और इसके ऊपर एक ये इल्जाम दिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे के ऊपर है, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौका पेश किया और बाकी सारे लोगों ने भी इस पर बात की कि सिंध की जो धरती है, यहाँ की जितनी भी जमातें हैं, ये इस बात पे मुत्तफिक है कि हमारा जो हक है और अरसा का जो इस वक्त कवानीन है उसकी जो तरमीम का मामला है, उसके ऊपर जब तक सिंध को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, सिंध धरती का हर बाशिंदा इसके लिए आवाज उठाएगा और हम अपनी आवाज मुश्तरका उठाएंगे जहां तक जाना पड़ेगा। मैं इससे अगली बात के ऊपर आता हूं कि सिंध की ज़रई जमीन की बात करते हैं। मैं जिस कराची के अंदर रहता हूं, इस कराची के अंदर पानी नहीं है, ये दरिया सिंध से आता है, कैंजर झील से ये पानी यहां पर आता है और हमें इस वक्त टैंकर माफिया के सुपर्द किया हुआ है कि जितना पानी खरीदना है वो तो मिल जाएगा, नलके में पानी नहीं है। तो ये
मैं समझता हूं कि 3 करोड़ की आबादी के साथ ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, जहां सिंध की सरजमी 3.5 करोड़ आबादी, 3.5 करोड़ अगर ये है तो इतने ही बाकी सिंध है। और अगर वहां की ज़राई ज़मीन की बात करते हैं तो कराची शहर का जो पानी है उसके लिए भी हम उसी तरह आवाज उठाते हैं कि जो पानी का कोटा दिया गया था, आज आबादी बढ़ चुकी है। नदीम साहब, एक अहम बात है, आप आवाज उठाते हैं, जो भी आता है, जो भी पार्टी की बात करता है, जो भी पार्टी रहनुमा होता है, वो यही कहता है हम आवाम के लिए आवाज उठाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आवाज उठाते हैं। हल क्या निकला? हल की तरफ बताएं। आपने आवाज उठाई, आपने एपीसी की, आपके साथ पार्टीज ने वहां पर बहस मुबाहिसा किया, हल क्या निकला उसका? मैं समझता हूं कि इस एपीसी के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जब भी बात हुई तो सब ने मुश्तरका बात की कि 1 पॉइंट एजेंडा है। हम अमन व अमान पे भी बात करेंगे, हम शहर के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे भी बात करेंगे, कश्मीर में जो डाकू हैं उन पे भी बात करेंगे, मगर आज की एपीसी हमारी सिंध के पानी के हवाले से सब जमातें मुत्तफिक थी। वो सिंध की बड़ी सियासी जमातें हों, हुक्मरान जमातें हों, कॉम्प्रेस जमातें हों, मजहबी जमातें हों, यहाँ तक कि मुफ्तियान भी बैठे हुए थे, शरई हवाले से भी इस पर बात हुई। तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये एपीसी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी इस बुनियाद पे कि बशीर मेमन साहब ने वहाँ पे नून लीग की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि अगर ये नून लीग इस मामले में इस तरह का कोई मामला करेगी तो मैं अपने आला जो हमारी क़यादत है मैं उससे भी बात करूंगा और सिंध का मुकदमा लड़ूंगा। अच्छा। वजीर आला ने मुराद अली शाह साहब ने तफसील के साथ वहां पे पूरी बात की कि पाकिस्तान बनने से पहले 1857 से 1945 तक जो हमारा नहरी निज़ाम और बैराज बनाए गए उसकी डिटेल भी, पाकिस्तान बनने के बाद से 1991 तक, 91 के बाद जो बनने वाला इदारा अरसा है, अरसा से लेकर जनवरी 2024 तक जब तरमीम की बात की, इस पर सारी बात करने के बाद साहब हम ज़राई मुल्क हैं कहने को, सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है हमारा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? खुश्क साली का हमें सामना है, सैलाब का हमें सामना है। जो मैनेजमेंट है ये उसका फॉल्ट है, आवाम फेस करती है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? मैं तो समझता हूं कि मैंने अपनी जमात की जानिब से जो बात थोड़ी देर पहले की थी कि हमें आलमी अदालत इंसाफ की तरफ भी जाना चाहिए, आलमी फोरम्स की तरफ भी जाना चाहिए। पानी होगा तो पंजाब भी सरसब्ज होगा, सिंध को भी उसका हिस्सा मिलेगा, नहर बना के बलूचिस्तान की तरफ भी भेजा जाएगा, वहां पे हम चोलिस्तान को भी सैराब कर सकेंगे। मगर हमारे जो पानियों पे जो कब्जा है उसके ऊपर हमें बात करनी होगी। हमारे दरिया जो सिंध तास मुआहदा हुआ उसके ये सारा कुछ जो क़यादत जिनके हाथ में थी, जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में ले आया, मैं कहता हूं कि इस वक्त सिंध एक इकाई है। अगर हमने इस मामले को ना देखा, हम एथियोपिया और सोमालिया की तरह बूंद बूंद पानी को तरस रहे होंगे। किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं समझता हूं कि जो इससे पहले हुकूमतें थी और जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ये फैसले किए, वो इसके जिम्मेदार हैं। सर 15-16 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और नून लीग की हुकूमत है, बारियां लगी हुई हैं, बिल्कुल तो, ऐसे ही है। तो उस वक्त कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई इन चीजों पे? देखें, हमने तो एक मरतबा पहले भी पाकिस्तान वाटर मूवमेंट के नाम से एक पूरी तहरीक शुरू की, जिसमें हमने ये कहा कि हम सारी पाकिस्तान की जमातों को इस वाटर मूवमेंट में अपने साथ शामिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये मसला एक मरकजी मुस्लिम लीग का नहीं है, ये मसला कराची के अकेले शहरियों का नहीं है, ये किसी मजहबी या कॉम्प्रेस जमात का मसला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है और हर पाकिस्तानी को यक ज़बान होकर खड़े होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त इस एपीसी का जो एलामिया जारी हुआ है, इसके बाद इस्लामाबाद के अंदर यकीनी तौर पे इस पे सोच विचार की जा रही होगी कि जिन लोगों ने ये एलामिया जो जारी किया है उनके लोग भी वहां पे मौजूद हैं, उन जमातों की क़यादत भी, और जिन्होंने अरसा के कवानीन के अंदर तरमीम करके 6 कैनाल की बात की है वो भी इस बात पे सोचने में मजबूर होंगे कि अगर हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया तो ये जो बात थी कि सूबों को एतमाद में लेके, इसमें कहां सिंध का करारदादें भी जमा कराने की सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसला कर लिया, बिल्कुल इंशाल्लाह असेंबलियों के बिल्कुल ये जो जमातें यहाँ मौजूद थी इसके ऊपर ये बात हुई, फैसला हुआ कि इसको जरूर इस पर करारदाद पेश की जाएगी और बात की जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो यही कहती है, निसार खोड़ो साहब भी यही कह रहे हैं कि पानी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, हमेशा बात हुई है, बड़े मुआहदे भी तय हुए हैं, कभी अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों? इसका जवाब तो वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। आपने भी तो कुछ देखा ना, आपने तहरीक चलाई है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हुकूमत जिनके हाथों में थी, इक्तदार जिनके हाथों में था, फैसला जो कर सकते थे, हम आवाम की तरफ से जरूर खड़े हुए हैं, मगर हुकूमत हमारे पास तो नहीं थी। हम तो एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से आवाज किया ना आपको। देखें, अवाम ने मुंतखब किया और उस वक्त हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, हुकूमत बनी नून लीग की, और जिनके दौर के अंदर जो फैसले हुए इसका सही दुरुस्त जवाब तो वो बताएंगे कि उनके दौर में ये सारे मामले पे अमल दरामद क्यों
क्यों नहीं हो सका? 17 सालों से अगर कोई मसला हल नहीं हो रहा, उससे पहले की तो बात आप छोड़ दें, किसी भी चीज की, आपने अभी कराची की बात की, कराची एक मसाइलिस्तान बन चुका है। कहीं पे भी, अभी भी आप आए रास्ते से, आप मुझे ये बताइए कोई एक रास्ता बता दें कि जिस पे काम नहीं हो रहा, और कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। दुख इस बात का नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम शुरू करके छोड़ दिया गया है, और इस बुरी हालत में शहर कराची के बासियों को जो है ना इस वक्त उलझा दिया गया है कि ट्रैफिक जाम का मसला यहाँ पे, गर्द आलूदगी यहाँ पर है, बाकी सारा बुला रहे आप? यकीनी तौर पे अभी हमारी इस पे 2 दिन पहले ही एक मशावरत हुई है कि कराची के अंदर अमन अमान का मसला भी है, तरक्याती कामों का मसला भी है। कराची आज भी बल्कि एक इवेंट था जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे, जिनमें मेरी उनके साथ बातचीत हुई है कि हम इसके ऊपर कराची की तमाम जमातों को जमा करेंगे कि कराची ऐसा लावारिस शहर क्यों बन गया है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो सिंध को 97-98% कमा के देता है, और कराची को कभी रोशनियों का शहर होता था आज अंधेरों का शहर बना दिया गया। यहाँ पे क्या है अब तो आज सूरत हाल कराची वालों की है कि सबसे ज्यादा, मैं एक जुमला पूरा कर लूं, सबसे ज्यादा टैक्स कराची वाले देते हैं। बिजली के लिए हमें सोलर लगाना होता है, गैस के लिए हमें सिलेंडर रखना होता है, पानी के लिए टैंकर मंगवाना होता है, हर काम भी हमने खुद करना है और उसके बाद हमने टैक्स भी देना है। किस चीज का? नदीम साहब, ये सवाल तो मेरे थे। ये सवाल तो मेरे थे। मैं समझता हूँ आप भी कराची की हैं, ये हर कराची वाले का मसला है, ये दुख है कराची वालों का कि जिसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। ये कहती है कि भाई आप अपने प्रोग्राम्स में ये सवाल उठाते हैं, क्या कहते हैं, जिन पार्टीज के रहनुमा आके यहाँ पे बैठते हैं वो क्या जवाब देते हैं? वो खुद अगर वो सवाल करें तो क्या काम क्या किया आपने? वो असेंबलियों की सीटें जिन पर आप हैं, वो ओहदे जिन पर आप मौजूद हैं, वो इख्तियारात जो आपके पास हैं, आपने क्या उससे फायदा? और अच्छा, मैं देखिए एक बात को क्लियर करूंगा कि मरकजी मुस्लिम लीग असम्बलियों में मौजूद नहीं है, ठीक है, इस वक्त, और हम ना हुकूमत का हिस्सा हैं। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि 2024 में तो मौजूद है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम इस शहर के जो है ना बासी हैं, और इस शहर के लिए हमेशा हम आवाज उठाते हैं। हाँ। हमने 2024 के इलेक्शन में भी जब खड़े हुए, हमने उनसे ये कहा था कि ये वादे इलेक्शन तक नहीं, हम इलेक्शन के बाद भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप मौजूद थे, जिस मौजू पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे 1 पॉइंट एजेंडा था पानी का, ठीक है, और पानी के ऊपर हमने सबका मौकफ एक था कि ये सिंध का पानी चोरी होने नहीं देंगे। हमने इसका प्लस पॉइंट अगला ये किया कि सिर्फ सिंध का नहीं, पाकिस्तान का पानी भी जो चोरी किया गया, डाका मारा गया, हमें उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। पानी होगा तो पूरा पाकिस्तान सरसब्ज होगा, अगर पानी नहीं होगा तो आज हम सिंध को रो रहे हैं, कल पंजाब को भी रोएंगे। मैंने एक जुमला कहा था कि हम इथोपिया और सोमालिया बन जाएंगे, एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे, और पानी नहीं होगा तो जिंदगी नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है। अब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 हुकूमत है, अक्सरियत है, और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। बड़े पुरजोश नजर आते हैं। अब तो मेयर भी पीपल्स पार्टी के हैं, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है इस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं हम आवामी मसाइल की, और ख़ास तौर पर सिंध का जो पानी काटा जा रहा था इस पर बात की जा रही है। APC मुनक़िद की गई और इसमें जो पार्टीज़ मौजूद थी उनके रहनुमाओं से हम कोशिश कर रहे हैं कि रब्ता करें, और एक हमारे पास भी रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नदीम आवान साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जैसे जैसे रहनुमाओं से रब्ता होता जाएगा उनका मौक़िफ़ भी हम सामने लेके आएंगे। नदीम आवान साहब से बात कर लेते हैं। नदीम आवान साहब, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, नून लीग से आपको जोड़ दिया जाता है, कभी हुआ है ऐसा सामना? हाँ, इस तरह की सिचुएशन का यकीनी तौर पे ऐसा है कि हम 2024 के इलेक्शन में कुर्सी के इंतखाबी निशान पे आए, और हम समझते हैं कि अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था और उसकी तकमील जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और मुस्लिम लीग उसमें पेश थी, मगर अब जो मौजूदा मुस्लिम लीग है वो कायद-ए-आज़म के अफकार को और उनके नज़रियात को छोड़कर वो मखसूस अपने काम के हवाले से है। तो इस वक्त ज़रूरत थी कि ऐसी मुस्लिम लीग हो जो कायद-ए-आज़म के जो नज़रियात हैं उसी को आगे बढ़ाए। एक इस्लामी फलाही रियासत का जो है ना जो क़याम उनके सोच था, उसकी कॉन्सेप्ट था, उसकी तकमील करे। तो हम जब मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से मैदान सियासत में उतरे, 2024 के इलेक्शन में उतरे, इंतखाबी निशान कुर्सी मिला, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद ये मुस्लिम लीग
नून लीग है। तो ये गलती होती है जब हम अपनी किसी कोई अच्छी एक्टिविटी पेश कर रहे होते हैं। आज मुझे एक प्रोग्राम के अंदर नून लीग के कुछ जिम्मेदारान मिले, फाज शफीक साहब भी थे, निहाल हाशमी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, और मुझे बताने लगे कि आप लोगों की एक्टिविटी की वजह से बाज़-औक़ात हमें फ़ोन आ जाता है कि आप हुकूमत में हैं और के इलेक्ट्रिक के दफातर का आपने घेराव किया हुआ है और महंगाई बिजली के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारी नहीं, ये मरकजी मुस्लिम लीग है। तो मैंने उनसे कहा कि जी बात आपकी दुरुस्त है कि जिस वक्त हमारी कोई सोशल एक्टिविटीज होती हैं तो उस वक्त कमेंट्स के अंदर आपके हिस्से की गालियां भी हमें पड़ रही होती हैं, तो ये कंफ्यूजन यकीनन है। मगर मैं समझता हूं कि अभी हमें ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हमने अपनी सरगर्मियों, अपने काम के साथ अपनी पहचान की है, और अगले इलेक्शन से पहले हम अपनी पहचान इतनी मजबूत कर लेंगे कि लोग हमें हमारे काम से पहचानेंगे। मैं कहता हूं कि गुलाब को बताना नहीं पड़ता, उसकी खुशबू बताती है। हमारा काम बताएगा कि हम मरकजी मुस्लिम लीग हैं, कुर्सी के इंतखाबी निशान वाले हैं, हमारा किसी और मुस्लिम लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, गुलाब की आपने मिसाल दी, बिल्कुल गुलाब की खुशबू बता देती है, उसका रंग बता देता है कि वो गुलाब है, अगर वो कागजी ना हो तो। यकीनी तौर पे किरदार की सियासत, खिदमत की सियासत, और फिर मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कौम ने पिछले 75 साल में जिन लोगों के हाथ में हमारा मुल्क रहा और जिसमें हमें अफसोस हुआ, उसकी एक वजह यह भी थी कि हमने मुल्की मफाद के बजाय ज़ाती मफाद पर ही सियासत की। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस मुल्क को मुस्तहकम, तवाना, मजबूत और जो है ना अच्छे सिलसिले को आगे बढ़ा सके। उसके लिए तो ऐसे ही बाकिरदार लोगों की ज़रूरत होगी कि जो आगे बढ़े। आपने अमन और अमान की बात की थी, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि कराची में अमन और अमान के भी बड़े मसाइल हैं। अभी आइडियाज 2024 इतना जबरदस्त इवेंट हुआ है, बड़ा पुरअमन और बड़े सुकून के साथ हुआ, तो ये तो अमन और अमान की एक बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये 4 दिन का अमन क्यों है, 365 दिन का अमन होना चाहिए। ये अमन व अमान की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर्स का जो मसला है, जो मुताल्लिका इदारे हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर 4 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान कराची जो है पुरअमन रह सकता है, तो 365 दिन क्यों नहीं? हम यही तो हमारा मुतालबा है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अगर वो अहल नहीं है तो फिर साइड पे हो जाए, अहल लोगों को आगे आने का मौका दें। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, कराची के किसी भी शहरी से सवाल कर लें, मेयर कराची उनके पास है, सूबाई हुकूमत उनके पास है, आईनी ओहदे उनके पास हैं, और सदर जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त वहां मौजूद हैं, बिलावल साहब मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद कराची के जो लोग हैं, इस वक्त अगर हमें पानी का मसला है, अगर इस वक्त हमें तरक्याती कामों का मसला है, या हमें दीगर किसी किस्म के मसाइल हैं, पिछले 35 साल से यही तो लोग मौजूद हैं। इन मसाइल के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इनको मुझे किसी ने सवाल किया था कि आप शारा फैसल देखें कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा सिर्फ कराची शारा फैसल का नाम तो नहीं है, आप गिरदोनवां में 2-4 सड़कों से बाहर निकल के कराची को देखें तो सही। मैंने PS 97 से इलेक्शन लड़ा, सोराब टाउन का इलाका था। मुझे लोगों ने कहा कि जिस कार में आप आए हैं ये इन इलाकों में चलने वाली नहीं। सोराब गोट के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा, तो मुझे बताया गया कि इस इलाके के अंदर ये गाड़ी नहीं चल सकेगी, आपको गाड़ी तब्दील करनी पड़ेगी। और मैं तो जब उस इलाके में गया जिसको हम टीवी के ऊपर रोशनियों का शहर IIH नरीगा रोड की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के आप उस इलाके में, कराची के किसी भी मुजाफाती इलाके में उतार दें और उससे पूछें बताएं आप कहां हैं, वो चल फिर के अगर उससे ये बताया जाए कि तुम कराची में हो, कभी भी नहीं मानेगा। कि किसी दूर अफ्तादा इलाका देख लें, सिंध का कोई गोड़ देख लें, कोई और बलूचिस्तान का इलाका देख लें, मैं समझता हूं कि कराची के मुजाफात सारी ऐसे हैं। तो शहर कराची यकीनी तौर पर पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी है, कमा के देने वाला है, मगर इसके साथ मुसलसल नाइंसाफी है, मुसलसल ज्यादती है। और मैं समझता हूं कि इस ज्यादती में शायद हम कराची के शहरियों का भी हिस्सा है। हम जुल्म तो सहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते। हमें अगर इस वक्त पानी नहीं मिलता तो हर बंदा बोरिंग करवा लेता है, बिजली नहीं मिलती तो सोलर लगवा देता है, फला काम नहीं मिलता, सिक्योरिटी नहीं मिलती तो सिक्योरिटी गार्ड अपने रख लेते हैं। मगर हम ये नहीं कहते कि अमन और अमान की जिम्मेदारी आपकी थी, पानी फराम करना जिम्मेदारी आपकी थी, सड़कें बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी। सोसाइटीज आज अपनी जो है ना वो सड़कें बना रही हैं, चीजें कर रही हैं। हम इकट्ठे होकर उन हुक्मरानों, उन जिम्मेदारों की तरफ बात नहीं करते, हम बटे हुए हैं अपने अपने मामलात में। शायद हम ही इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, मगर इस वक्त शऊर बेदार करने की जरूरत है, ऐसी तहरीक खड़ी करने की जरूरत है, कराची वालों को जगाने की जरूरत है। कराची का एक आम शहरी, अगर आप उसकी जिंदगी देखें, मुझे लगता है
आप यकीनन इत्तफाक करेंगे और नाज़रीन भी इत्तफाक करेंगे, कराची का हर शख्स जो कमाने वाला है वो एक जॉब तो कर ही नहीं रहा, वो दो दो जॉब्स कर रहा है, बल्कि घर का हर फर्द इस वक्त कमाने की कोशिश करता है, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। महंगाई का आलम इस वक्त, अगर कराची सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला है तो सबसे ज्यादा लुटाने वाला भी वही है। टैक्स सबसे ज्यादा देता है पूरे मुल्क का, वापडा का टैरिफ अलग है, के इलेक्ट्रिक का खैरात भी सबसे ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा देता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये ज्यादती भी कराची के साथ है कि पूरे मुल्क के अंदर वापडा का टैरिफ अलग है, के इलेक्ट्रिक का अलग है, फिर के इलेक्ट्रिक की अपनी कुछ चीजें हैं, नेपरा उसके साथ खड़ी है। हम कहते हैं कि नेपरा को भी पूछना चाहिए। आपने कभी इस पर भी एपीसी की? देखिए, हमने तो इसके ऊपर पूरी एक तहरीक चलाई। हमने कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर के बाहर एहतजाज किया, बैक वक्त हम हर जगह पे मौजूद थे। हमने शाहराह फैसल के ऊपर एंटी महंगाई मार्च हमने किया, हकूक़ अवाम मार्च हमने निकाला, और हमने इस मामले को आवाज़ उठाने की कोशिश की और हम आइंदा भी उठाएंगे। हम समझते हैं कि ये इस वक्त जो मैं बात कर रहा था ना, कि एक बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि शहर कराची के लोगों को ये समझाया जाए कि तनहा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको खड़े होना पड़ेगा और किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हक है और हक मांगा नहीं छीनना पड़ता है, आपको आगे बढ़ के अपना हक लेना पड़ेगा। सर, आप तो इंतशार की बातें करना शुरू गए, वो तो वही सारी चीजें हैं कि वो जिसके बारे में पीटीआई पे सवालात उठते हैं कि वो खड़े होना होगा और फिर वो जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। ये अवाम का जमहूरी हक है। अच्छा, कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। अगर आप बोलेगा ही कोई नहीं तो आपके मसले को हल देखेगा कौन? मैं कहता हूं कि कराची के लोगों का मसला इस वक्त ये कि ये तो रो भी नहीं रहे ना, कम से कम अपना रोना बिलबिलाना तो शुरू करें ताकि कोई इनकी तरफ देखे। तो आप लोगों को चुना है ना अवाम ने, आप लोग आगे आ रहे हैं। आप जब एपीसी सिर्फ पानी के मामले पे बुलाते हैं तो आप इन मामलात पे भी बुलाए ना। यकीनी तौर पे हमारी अभी भी डिविजनल बॉडी का 2 दिन पहले इजलास था और कराची के इन इश्यूज के ऊपर अनकरीब हम चंद दिनों में कराची में एक और एपीसी का एहतमाम मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कराची के मसाइल। इस वक्त मुल्की सतह की सियासत करने की लोग बात करते हैं, इश्यूज के साथ खेलने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई हकीकी चीज जिसके ऊपर कोई काम किया जा सकता है, वो इस वक्त कराची के शहरियों की आवाज है, उसको बुलंद किया जाए। ठीक है, जमात इस्लामी बड़ी आवाज उठाती है कराची के मसाइल पे, के इलेक्ट्रिक पे बड़ा, IPPs का मामला जो उठा उस पर बड़ा काम किया, 1 महीना धरना भी दिया उन्होंने, बड़े मामलात हल करवाए। तो आप सपोर्ट करते हैं उनके साथ? इसमें तो हर वो बंदा जो कराची के लिए आवाज उठाएगा, ख्वाह वो कोई भी जमात हो और ख्वाह जो है उसका कोई भी मामला हो। पिछले दिनों कराची के अंदर हमने स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। और उसमें सारी जमातें मौजूद थी। आफाक अहमद साहब के साथ हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर हम कराची के चंद स्टेक होल्डर्स का इत्तेहाद बनाएं। हमने उनसे आफाक अहमद साहब से कहा कि कराची के लिए जो भी प्लेटफॉर्म होगा हम उस पर खड़े होंगे, कोई भी जमात होगी हम कराची के लिए खड़े होंगे। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के हर अवामी इशू के ऊपर हर एक के साथ न सिर्फ खड़े होने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है, आगे बढ़कर अपने कारकुनान समेत हर उस सरगर्मी में आगे बढ़ के खिदमत पेश करने के लिए तैयार है जिससे कराची के लोगों का मसला हल हो। जब आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कराची के मसाइल, लोगों के जो मसाइल थे उनकी तरफ तवज्जो की और आगे बढ़ के हल करने की कोशिश की, तो आवाम ने क्या रिस्पांस दिया? देखें, हमारा ये इलेक्शन इस इंतखाबी निशान के साथ फर्स्ट टाइम था और जब हम निकले और हमने बात की, यकीनी तौर पे हमारी आमद थोड़ी सी लेट थी। अच्छा। और हमें जब इंतखाबी निशान अलॉट किया गया और हम 2024 के इलेक्शन में आए, मैंने इब्तदा में बात की कि नाम की एक कन्फ्यूजन भी अपनी जगह थी, इंतखाबी निशान की पहचान भी अपनी जगह थी, मगर सिर्फ मैं अगर ये बात करूं कि 8 फरवरी से अभी तक की आप हमारी सरगर्मियां देखें तो कराची के अंदर हमने अगर महंगाई के ऊपर ये नारा दिया कि भाषण नहीं राशन दो और हमें महंगी रोटी हमें जो है ना हमारे बच्चों को रोटी दो, तो उस वक्त हमने सिर्फ नारेबाजी नहीं की, हमने आगे बढ़ के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया कि कहीं सस्ते सहूलत बाजार लगा दिए, सस्ते सब्जी बाजार लगा दिए, सस्ते तंदूर लगा दिए। हमने अमली इकदाम, एक साहब का ये ठीक है, बिल्कुल आपने अमली इकदामात किए और बहुत अच्छी बात है कि आपने आवाम के लिए कुछ काम किया। नाज़रीन, आज कुछ तबीयत नासाज है और जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम काम करते रहेंगे और कराची के आवाम के लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे, मसाइल के लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है एमकेएम के रहनुमा हैं नजम मिर्जा साहब। उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजम मिर्जा साहब। नजम मिर्जा साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कराची के सिंध के पानी पे जो कटौती हो रही थी उस पर बात की गई और 6 कैनाल बनाने वाली तजवीज को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। कितना अमल दरामद होता देख रहे हैं आप? थैंक यू, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। मसला ये है कि सिंध ने इसमें सूबाई असेंबली ने भी करारदाद इस पे पास की थी मुतफिका तौर पे कि ऐसा एक्ट में जो तरमीम हो रही है और जो 6 नए किनाल बनाए जा रहे हैं जिसमें घर किनाल, सिंध किनाल, चोलिस्तान किनाल, इंदरसन किनाल, पची किनाल, चश्मा राइट बैंक किनाल शामिल है और के जो कवानीन है उसमें तब्दीली की जा रही है। तो उसमें एमके पाकिस्तान ने उस एपीसी में शिरकत की और अपना मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान जाहिर बात है मुश्किल हालात से गुजर रहा है और उसमें ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए कि जिसमें कुछ 2 सूबों को या 3 सूबों को उसमें रिजर्वेशन हो। तो उसमें एमके पाकिस्तान ने इसकी हिमायत की है एपीसी की और ये मुतालबा किया है कि ये मसला जो है जिससे सिंध की जमीनें जिसका सिंध का हमारा जो वो है क्या कहते मौक़िफ़ है कि आपकी जमीनें बंजर हो जाएगी हमारी, तो उसके लिए मसले को काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाया जाए और वहाँ पे इस पे एक तवील बहस करने के बाद इस पे कोई फैसला किया जाए। अच्छा नजम मिर्जा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला तो काफी पुराना है, जाहिर है सबको पता है, मसले की अहमियत से नजरें नहीं चुरा सकते, लेकिन माजी में काफी मुआहदे तय पाए हैं, कभी कुछ अमल नहीं हुआ, क्यों? इसकी कुछ वजूहात बताइए। ये मसला जो है ना वो कोई 10 साल या 15 साल पुराना नहीं है। ये आप समझे कि 1921 से सतलज वैली प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो इस मसले की इब्तिदा हुई। उसके बाद 1935 में एंडरसन कमेटी बनी, राव कमीशन बना, इंडियन सेंट्रल बेसिन ट्रीटी बनी, अख्तर हुसैन कमेटी बनी और ये 8 ट्रीटी बनते बनते जो है 91 में फाइनली जो वाटर रिकॉर्ड हुआ और उसके तहत सूबों में पानी का रेशियो मुकर्रर किया गया कि किस सूबे को किस सीजन में कितना पानी मिलेगा। लेकिन उस पे जाहिर बात है कि सिंध के जो दिल्ली इलाके हैं वो उनकी रिजर्वेशन ये है कि ये पानी जो है वो सिंध के हिस्से से इसकी कटौती होगी और इस हिस्से कटौती होने के बाद जो है वो सिंध की जमीनें जो कई की जमीन आबाद होंगी 6 किनाल निकलने से, लेकिन सिंध की जो एग्जिस्टिंग जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी। अच्छा। तो इस पे जाहिर बात है कि इस पे इसको कॉमन सीसीएल में जाना चाहिए और इस मसले पे वहाँ बहस होनी चाहिए और इस मसले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतलका तौर पे करारदाद मंजूर की है। नजम मिर्जा साहब, आप एपीसी में मौजूद थे, जिन को दावत दी गई थी एपीसी में आने के लिए और इस पर बात करने के लिए, वो तमाम जमातें वहां पर मौजूद थी क्या? कुछ जमातें मौजूद नहीं थी लेकिन बेशतर जमातें मौजूद थी। क्यों? जो जमातें मौजूद नहीं थी उनका क्या रीजन क्या था? देखिए तो आप उनसे अपना फायदा लें कि वो क्यों नहीं आ सके, नहीं आ सकेंगे, उन्होंने इस मसले को इतनी अहमियत नहीं दी या वो एपीसी की हिमायत नहीं करती थी, ये तो वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने उस पर अपनी मौजूदगी की है और उस पर अपना मौका भी पेश किया। अच्छा, एमकेएम जाहिर है कराची के लिए आपने बड़ा काम किया, आपके तो मेयर भी रहे हैं, दुनिया के तीसरे बेहतरीन मेयर आपकी ही पार्टी से मुंतखब हुए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हमेशा एमकेएम के काम को। अब जो सूरत हाल है, कैसे देखते हैं आप सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को? देखिए इसमें हमने ये मौका इख्तियार किया कि देखें कि सिंध का पानी, सिंध की एक जो पाई है, एक जमीन है, उसका दिफा हम करेंगे, उसमें हम बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन हमने सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल से यहाँ पे तर्जमान है, उनको हमने बताया कि भाई कि ये पिछड़ा एक्ट में आप पानी की कटौती की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसका अगर क्लॉज नंबर अगर आप 3 पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ये कराची को पानी तरजीह बुनियादों पे देना है। ठीक है। और सिंध का कोटा
जैसे वाटर रिकॉर्ड में लिखा हुआ है उसके साथ एक स्टैरिक लगा हुआ है और उस स्टैरिक के साथ लिखा हुआ है कि ये कराची का इंडस्ट्रियल और अर्बन यूज का पानी है और वो उसको प्रियोरिटी के तौर पे मिलेगा, क्योंकि पानी का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका रूल ये होता है कि जो टेल एंड होती है सबसे पहले उसका हक होता है। लेकिन आप आज देखें, आप तो कराची में रिहाइश कर रही हैं और आप मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कराची के बारे में करती रहती हैं। कराची इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का शिकार है जी। तो जब इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना सब कुछ डॉक्यूमेंट में हर चीज मौजूद है, क्या वजह है कि नलकों में पानी तो नहीं है और लेकिन टैंकर्स में पानी है? जी बिल्कुल यही मसला है कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहली है। वो अपने पानी की कटौती पे तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन जहां उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है और जहां उनको वो काम करना चाहिए वो उसमें नाअहल साबित हुए हैं। और इसका हमने क्लॉज नंबर 5 और क्लॉज नंबर 8 भी उनको बताया कि इसी इंडेक्स रिकॉर्ड जो वाटर रिकॉर्ड हुआ था उसमें ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 8 में कि भाई सूबे अपने पानी के अपने जो कोटा उनको दिया गया है उसमें अपने मंसूबे बनाने के लिए आजाद है। लेकिन आपने ये देखा है कि जब भी कराची का पानी K2 हुआ है तो वो फारूक सत्तार साहब लेकर आए एमपी पाकिस्तान के दौर में, K3 हुआ है तो वो मुस्तफा कमाल साहब एमपी पाकिस्तान के मेयर थे दुनिया के तीसरे बेहतरीन मेयरों को करार दिया गया था, वो ही लेकर आए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 2007 के बाद से पानी का एक कतरा भी कराची को नहीं दिया है। ये टोटली पीपल्स पार्टी की नाअहली है। अच्छा, हमारे साथ नदीम अवान साहब भी स्टूडियोज में मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ भी हमने जारी रखा हुआ है। नजम मिर्जा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम अवान साहब, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो कुछ इकदाम हो रहे हैं, सिंध हुकूमत ने अभी कराची मार्बल सिटी के क़याम को अमले जामा पहना दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये कामयाब होगा? अभी जब और तरक्याती काम हो रहे हैं जो पहले ही कराची इतने बुरे हालात का शिकार है, तो इस पर कुछ पेशरफ्त हो सकेगी? सबसे पहले तो मैं अभी जो बात हो रही थी पानी की, मैं उसमें एक जुमला सिर्फ बोल दूं जरूर कि पीपल्स पार्टी की जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरे अपने घर में भी टैंकर से पानी आता है। तो जो पार्टी अपने चेयरमैन के लिए भी पानी का इंतजाम नहीं कर सकी, वो कराची के बाकी लोगों के लिए क्या करेगी? अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक बात इससे पहले भी की गई थी कि ये जो चीज़ें हैं, हमें अगर हम कौमी मफाद और बाकी चीज़ों को हम ज़्यादा तरजीह देंगे, आगे लेकर आएंगे, तो मामला तो उसके बाद आगे बनेगा। जब अपनों को नवाजने का और पार्टी के अंदर आने के बाद इन चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है और क्या करना है, तो मैं समझता हूँ कि सूबे की सूरत हाल भी दुरुस्त नहीं हो सकती और कराची के शहर का जो मसला है उसको भी ये नहीं किया जा सकता। इस वक्त तो एक मेगा प्लानिंग की ज़रूरत है, कुछ ऐसे जहनों को बिठाने की ज़रूरत है कि जो इन मामलात को, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मसला नहीं, मसले की जड़ को तलाश करने की ज़रूरत है और इस काम को थिंक टैंक बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इनके, अच्छा देखें, इस वक्त शहर कराची में मेयर की बात की गई तो पिछले दिनों या जो 2 मेयर्स हमारे माजी में गुजरे, फ्लाईओवर्स का जाल बिछा दिया गया, मगर कराची में ट्रैफिक का मसला वैसे का वैसा ही है। अगर ऐसी सूरत में कोई मेगा प्लानिंग की गई जाती और ये मालूम होता कि कराची की तेजी से बढ़ती हुई आबादी और यहाँ पे हर चीज का जो वसाइल है उनकी क्या जरूरत है, तो प्लानिंग को उस अंदाज से किया जाता, ना कि हम फ्लाईओवर्स बनाने के बावजूद भी ट्रैफिक जाम का रोना रो रहे होते हैं और बाकी चीजों का। तो इस वक्त ऐसे जहनों की, थिंक टैंक्स की जरूरत है कि जो इन चीजों की प्लानिंग करे और ऐसी क़यादत की जरूरत है जो इन पे अमली जामा पहना सके। अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और करीमाबाद अंडरपास जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मलीर एक्सप्रेस वे और कोरंगी कॉज वे पुल जो कि हर बारिश में गायब हो जाता है और वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत है वो भी खासी मखदूश है। इस पर बात की गई, पेशरफ्त का जायजा लिया गया। क्या जायजे ले लेने से, इजलास मुनक्किद कर लेने से, कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर लेने से अवामी मसाइल का हल होगा? देखें जी, यकीनी तौर पे जायज़ा भी लेना चाहिए, मीटिंग्स भी करनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसें भी करनी चाहिए, फैसले भी करने चाहिए, मगर असल चीज़ उस पर अमल दरामद है। अगर ये वज़ीर आला साहब हैं और इसमें ये दिलचस्पी लेते हैं तो ये फैसला करें कि ये जो मेरा वक्त देना है और उसके बाद जो फैसले होते हैं उसमें अमल दरामद का पीछे भी तो करें, पहरा भी तो दें। अगर इजलास के बाद दूसरा इजलास तक कुछ काम नहीं होता, एक कमेटी के बाद उसके ऊपर एक निगरान कमेटी बना दी जाएगी, मसला तो हल नहीं होगा। हमने पंजाब के अंदर देखा कि 100 दिन के अंदर फ्लाईओवर तैयार हो जाता है, कराची के अंदर देखते हैं साल से कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी रोड को आप देखें, इस वक्त अक्सर यूनिवर्सिटियां यहाँ पर मौजूद हैं, तुलबा और तालबात को जो परेशानी है,
आपने पंजाब की, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने पंजाब की बात की। सर जी, पंजाब में फ्लाईओवर बन जाता है, वहां के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप ये देखें यकीनी कि तौर क्या पे ऐसे इकदाम हुए हैं कि वहां पर स्मोक इतना शदीद है कि लोगों को सांस नहीं आ रही। वो ऐसे फ्लाईओवर को क्या करेंगे कि जब वो जिंदा होंगे तो वो यकीनी तौर पे आप मुख्तलिफ चीजें हैं, मगर जब आप यहाँ की बात करते हैं तो मैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो खुदा हुआ रोड है, मैं वो आपको बताऊंगा कि वहां पे एक दफा 100 दिन नहीं, कई 100 दिन गुजर चुके हैं, चीजें रुक जाती हैं, काम आगे नहीं बढ़ता, तुलबा तालबात परेशान हैं। जब आप किसी एक चीज का मुवाजना करेंगे तो मैं उस वक्त एक चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त तो शहर के कई अंडरपास, कई सड़कें, कई ऐसी जो तरक्याती मंसूबे हैं कि जिनको शुरू करके बिल्कुल रोक दिया गया, और उस रुकने का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि आज शहर कराची के लोग जो है वो परेशानी का शिकार हैं। और इस वक्त स्टूडेंट्स को, खवातीन को, नौजवानों को, बल्कि शहर कराची के हर शख्स को इन मसाइल से ये दो चार हैं। तो इसका मसले का तो प्रॉपर हल होना चाहिए। ठीक है, नजम मिर्जा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नजम मिर्जा साहब, हम बात कर रहे हैं कि कराची में जो इजलास हो रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो रहा है, कराची वालों को क्या डिलीवर किया जा रहा है, मिल क्या रहा है? सिंध गवर्नमेंट जो कि ये कहती है कि 17 सालों से वो कराची के अवाम की खिदमत कर रही है और उसके बाद अवाम उसे अपना मैंडेट दे रही है, तो वो खिदमत नजर क्यों नहीं आ रही? कहाँ है वो खिदमत? आपका ताल्लुक एमकेएम से है, आप भी सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए हैं, भले अपोजिशन बेंचेस पर हैं, लेकिन बहरहाल आप गवर्नमेंट के साथ मौजूद हैं। तो कुछ तजावीज हैं आपके पास कि क्या करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को? देखिए, 4-5 बुनियादी चीजें हैं जी। इसमें एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई और बेसिक सहूलियात है। उसमें आप देखें नाकाम हुई है ट्रांसपोर्ट कराची में। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 15,000 बसों की जरूरत है, लेकिन कराची में 250 बसें ये मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत चल रही है। आप पानी पे आ जाए, पाकिस्तान कराची को 1200 मिलियन गैलन पर पानी की जरूरत है। सर, वर्ल्ड बैंक का वक्त अभी 5 रोज के दौरे पे भी आ रहा है, वो भी देखेगा। कराची को आपको 1200 मिलियन गैलन पानी पर डे की जरूरत है, लेकिन यहाँ 650 मिलियन पर डे पानी मिल रहा है। और उसमें भी वाटर बोर्ड की नायली चोरी अगर आप मिलाएं तो 200 से 250 गैलन पानी चोरी या जाया हो जाता है। तो कराची को 300 से 350 गैलन पानी मिल रहा है। फिर आप हेल्थ पे आ जाए, कराची के हॉस्पिटल्स का हाल आपके सामने है। वहाँ पर जो है बेसिकली कुत्ते के काटने की दवा नहीं। कराची के पूरे सिंध में आप थरपाकर में चले जाएं, सांगड़ में चले जाएं, आपको कोई जानवर काट ले तो उसकी आपके पास वैक्सीन नहीं है। तो फिर आप जो है एजुकेशन सेक्टर में आ जाएं तो इस सूबे के 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। आइन के आर्टिकल 25 के तहत रियासत जिम्मेदार है सूबे के 5 साल से 16 साल के बच्चों की एजुकेशन की। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है वो सूबाई मैटर हो गया है। तो ये हुकूमत तो पार्टी हुकूमत तो खुद आर्टिकल 6 की मुखातिब हो रही है। तो ये सारी इसमें चीजें हैं कि सिंध हुकूमत का इस जो बिगाड़ है उसमें पूरा किरदार है और सूरत आपके सामने। तो आप समझते हैं जो इतने इजलास हो रहे हैं, मुराद अली शाह साहब ने इजलास किया बड़ा, उन्होंने अंडरपासेस, करीमाबाद अंडरपासेस या मलिर एक्सप्रेस या कोरंगी कॉजवे वगैरह का जो जायजा इजलास था, तो अब कुछ मुतहरिक हुई है पीपल्स पार्टी आवाम को रिलीफ देने में? देखिए, ये सब मंसूबे जो हैं वो बैरूनी फंडिंग से और इंटरनेशनल बैंक के कर्जों से बन रहे हैं। इसका जो है वो कर्जा जो है अवाम को आइंदा 20 से 25 साल में उतारना है, ठीक है ना। इसमें एमकेएम पाकिस्तान ने एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि सारी बात है कि तालीम पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, एमकेएम पाकिस्तान के तमाम एमपीएस ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 4-4, 3-3 स्कूल इनिशियली अडॉप्ट किए हैं कि हम इस मामले में सूबाई हुकूमत की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पे एजुकेशन फराहम करने में और बेसिक नेसेसिटीज फराहम करने में फेल हो गई है। तो इस सिलसिले में एमकेएम पाकिस्तान ने स्कूल अडॉप्ट किए और इंशाल्लाह ताला इसकी और जैसी साइड हो जाएगी तो हम ये दिखाएंगे। ठीक है नजम मिर्जा साहब, चलते चलते मैं आपको एक खबर देती चलूं, वक्त अब कुछ कम रह गया है। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। तरक्याती कामों का फंड महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के बजाय डिप्टी कमिश्नर्स को देने का इंकशाफ हुआ है। करप्शन का ये आलम, क्या कहेंगे इसको?
देखिए, मैंने तो आपको तमाम 5 बेसिक शोबे बता दिए कि जिसमें कार्य कर, आप वर्क एंड सर्विसेज को ले लें, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको निसार कोडो साहब खुद ऐड कर रहे हैं और इन्हीं की पार्टी के हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम महकमों की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसका बारीकी से जायजा ले रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वर्क एंड सर्विसेज में और तमाम डिपार्टमेंट में करप्शन की निर्माण नजर आएगी। ठीक है, नदीम अमान साहब, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या कहेंगे, वक्त अब कुछ कम रह गया है, कुछ तजावीज़ या कोई मशवरा सिंध हुकूमत को देना चाहेंगे? अपने आगे के लाहे अमल का थोड़ा कुछ बताइए आवाम को, ताकि शायद कुछ कराची के जो शहरी हैं उनको कुछ हौसला मिल सके कि आप क्या आगे करने जा रहे हैं। देखें जी, एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची का जो नौजवान है, या मैं सिंध पाकिस्तान की अगर बात करूं, 45 लाख से ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हैं। और अगर मैं सिंध की बात करूं तो अफसोस की बात यह है कि इनमें बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है जो यूनिवर्सिटी से पास आउट तो होते हैं मगर उनके पास रोज़गार के मौके नहीं हैं। ये काम हुकूमत का बनता है कि वो कुछ ऐसे मौके दें, इन नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दें। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनके लिए कुछ काम किया जाए, वरना आज एक तहरीक सी सोशल मीडिया पे खड़ी कर दी गई है कि नौजवान पाकिस्तान से मायूस हो रहा है और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो हम समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एजुकेशन सेक्टर में काम किया जाए, रोज़गार के मौके दिए जाएं। हम खुद भी कुछ छोटा मोटा इस वक्त रोज़गार सहूलत प्रोग्राम जो है वो शुरू कर चुके हैं। हम IT के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवान फ्रीलांसिंग करें, अपनी तालीम के साथ कुछ ऐसे काम करें कि जिसके साथ वो अपने तालीमी खर्चा उठा सकें, ताकि कल ये एक मजबूत पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अमान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत शुक्रिया नजम मिर्जा साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बहुत जरूरी है कि ये सोच अब हम समझ लें, ये बात समझ लें कि पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।